मैं ये तस्वीर क्यों दिखा रहा हूँ और इन लोगों से मिलवा क्यों रहा हूँ, उस मुद्दे पर हम बात करेंगे। वजह ये है, तौफीक जी हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो कोविड का हालात था, एक एक दिन में 80 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो रही थी। उस हालात में जब अधिकारी को कॉल किया जा रहा था तो कैसी व्यवस्था थी, क्योंकि ये खुद ऐसे व्यक्ति हैं जो आज़ाद कॉलोनी में रहते हैं। कॉलोनियों से जो लोग आए, कम से कम इन्हीं के पास ज़्यादातर लोग जाते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, कैसे हालात थे एक हफ़्ता पहले? हालात एक हफ़्ता पहले बहुत ज़्यादा ख़राब थे। जैसा कि आपको पता है कि एक एक दिन में 70-70, 80-80 मौतें हो रही थी और प्रशासन द्वारा जो है कुछ भी ऐसा ख़ास इंतज़ाम नहीं था और हॉस्पिटलों में कोई व्यवस्था नहीं थी। अगर किसी को फ़ोन भी करते थे तो फ़ोन नहीं उठाया जा रहा था। किसी सीरियस पेशेंट के लिए अगर फ़ोन किया जा रहा था, चाहे वो ऑक्सीजन के लिए हो, चाहे वो वेंटिलेटर के लिए हो, तो कोई भी हॉस्पिटल में कोई चीज़ भी उपलब्ध नहीं थी। जो पर्सनल लोगों के ताल्लुकात थे, जो पर्सनल लोगों ने अपने अरेंजमेंट कर करके अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को एडमिट कराया, वो तो हो गए। अदरवाइज़ हॉस्पिटल की वजह से कोई मतलब ऐसा नहीं था कि हाँ भाई कोई पेशेंट आया और वो एकदम से भर्ती हो गया हो। बहुत जिद्दोजहद करनी पड़नी थी, बहुत सोर्सेज लगानी पड़ रही थी, तब जा कर के पेशेंट एडमिट हो रहे थे। और जो लोग एक्सपायर हो रहे थे उनका कोई इंतज़ाम नहीं था, ना तो शमशान घाट में लकड़ियों का कोई इंतज़ाम था और ना ही कब्रिस्तान में कब्र खोदने वालों का कोई इंतज़ाम था। ऐसी महामारी को देखते हुए हमने अपने क्षेत्र में कुछ 10 से 12 लड़के ऐसे तैयार किए जो सिर्फ कब्र खोदने के लिए ही तैयार किए थे। हमने उनकी एक टीम बताई। हमने जो लोग एक्सपायर हो रहे थे, जिनका इंतकाल हो रहा था, उन लोगों की जैसे ही खबर आती थी वो लड़के अपना सामान उठा के कब्रिस्तान चले जाते थे और कब्र खोद के वापस आ जाते थे। अच्छा, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन, बहुत सारी दिक्कतें आई है ऑक्सीजन को लेकर। तो कोई एक ऐसा किस्सा जिससे ऑक्सीजन की वजह से किसी की जान चली जाती है, कोई ऐसा किस्सा है या आपको किसी ने कॉल किया, कुछ है ऐसा? हाल ही में भी 10 से 12 दिन पहले कैंट के हॉस्पिटल में मेरे दोस्त के साडू एक्सपायर हुए हैं और वो ऑक्सीजन की वजह से ही हुए हैं। जबकि उन्हें कोरोना भी नहीं था, उनके जो प्लेटलेट्स थे वो प्लेटलेट्स डाउन थे, लेकिन उनकी कंडीशन ये आ गई थी कि उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ गई। जब कैंट हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया तो वहाँ पे ऑक्सीजन की सुविधा नहीं थी। उसके बाद जब तक हमने उनको भर्ती कराया और ऑक्सीजन का हमने अरेंजमेंट करा, शहर में हमें कहीं भी ऑक्सीजन नहीं मिला। जब तक हम ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करते रहे तब तक वो एक्सपायर हो चुके थे। मतलब ये एक व्यक्ति की बात नहीं है, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे किस्से आए हैं, लेकिन हम इसलिए आपको सुनवाना चाह रहे लोगों को, क्योंकि ना उनको पता चलना चाहिए। अच्छा सर, अब कैसा माहौल है, अब बताइए मेरे को, आपके मोहल्ले में कैसा माहौल है? अब वैसे जो ऑक्सीजन की दिक्कतें थी और जो वेंटिलेटर की दिक्कत थी, वो तो मुझे लगता है कि 2-4 दिन से काफ़ी सुकून है। हॉस्पिटलों में भी अब बेड खाली होते जा रहे हैं और पेशेंट भी मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे रिकवर करके अपने घर को जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा संदेश है, बहुत अच्छी बात है कि पेशेंट ठीक हो रहे हैं। ऑक्सीजन की दिक्कत ख़त्म हो गई, वेंटिलेटर की दिक्कत ख़त्म हो गई। और जहाँ तक वैक्सीन का सवाल है, वैक्सीन अभी भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शॉर्ट है। जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जितने लोग लाइन में लगे हुए हैं, उन लोगों को अभी तक भी मतलब वैक्सीन जो है प्रोवाइड सरकार नहीं करा पा रही। ये बड़ी समस्या है, अभी समस्या सुलझाने की सरकार कोशिश कर रही है, पता नहीं कब तक सुलझेगी। सर, आपने पिछले साल राशन वितरित किया मोहल्लों में, घरों में, तो इस बार क्या लक्ष्य था आपका? क्योंकि आप पिछले साल यहीं पर जहां हम खड़े हैं, यहीं पर आप मास्क लोगों को बांट रहे थे, हम आपको पहचान नहीं पा रहे थे, लेकिन अब पहचानने लग गए हैं। तो इस बार क्या लक्ष्य था आपका? देखिए, लक्ष्य हमारा ये था कि जब कोविड की सेकंड लहर शुरू हुई तो हमें ये लग रहा था कि हम लोगों की मदद करेंगे और हमने अपने तरीके से पूरी तैयारी करी भी थी। लेकिन जहाँ तक पिछली फर्स्ट लहर का और सेकंड लहर में काफ़ी अंतर रहा। अंतर ये रहा कि पिछले फर्स्ट लहर में जो थे वो बहुत ज़्यादातर लोग परेशान थे। परेशान ये थे, किसी पर राशन नहीं था, किसी पर दवाई नहीं था, लोग घरों से नहीं निकल पा रहे थे। कई कॉलोनी ऐसी थी जो सीज़ हो चुकी थी, जिसमें एक कॉलोनी हमारी भी थी, आज़ाद कॉलोनी भी, वो भी सील हो गई थी। उसकी वजह से हम लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर रहे थे, क्योंकि लोगों पे कोई कारोबार करने का, घर से निकलने का कोई साधन नहीं था, घरों में पैक थे, ना राशन की व्यवस्था थी, ना दवाइयों की व्यवस्था थी। लेकिन सेकेंड लहर में उससे थोड़ा अलग हुआ, लोग राशन से, दवाइयों से कम परेशान दिखाई दिए, क्योंकि जो लोग ज़्यादा सीरियस थे वो लोग ज़्यादा परेशान रहे और राशन की व्यवस्था और जो छोटी छोटी व्यवस्थाएं थी उनसे जूझते हुए कम नज़र आए। क्योंकि लोग जो है ज़्यादातर
जो छोटे छोटे कारोबारी थे, जैसे दुकानदार थे, कुछ थे, सरकार ने इतना ढील उनको दे रखी थी कि वो 2-3 घंटे में, 4 घंटे में दुकान खोल के इतना कर लेते थे कि उनका शाम को चूल्हा जल जाता था। लेकिन इस बार भी हमने ये किया कि हमने अभी कल भी हमने जो है, जो हमारे क्षेत्र में विधवाएं औरतें हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं है, जिनका कमाने का कोई हिसाब नहीं है, उनकी हमने एक लिस्ट बनाई थी। तो बल्कि कल ही हमने कुछ अपने क्षेत्र की विधवा औरतों को जो है राशन, कच्चा राशन वितरण किया है। आज एक लिस्ट और बन रही है, जो लोग ज़्यादा परेशान हैं, जिन लोगों के पास कोई कमाई का ज़रिया नहीं है, कोई मर्द नहीं है उनके यहाँ कमाने वाला, उन लोगों की आज हमने लिस्ट बनाई है। तो उम्मीद है कि कल तक जो है 50-60 किटें जो है हम फिर कल बांटेंगे दोबारा। ये अच्छी बात है, जागरूक है लोग, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। 2 साथी और हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करें। आपका नाम क्या है सर? आज़म मोहम्मद। आज़म भाई, आपने देखा एक साथी और हैं, आपका नाम क्या है? वो साजिद राना। अच्छा साजिद जी, एक बात बताइए मेरे को, इस कोविड में कॉल आई, आपको भी आई होगी कि हमारी ऑक्सीजन की व्यवस्था करा दे किसी भी तरह से, तो कैसा महसूस देता था उस वक्त? क्या दुनिया एक मानवता के अंतिम छोर पर चली गई, लगा कभी ऐसा? जी सर, बताना चाहूँगा ऑक्सीजन का हमने भी तौफीक भाई की तरफ से, तौफीक भाई पे कोई फ़ोन आया कि हाँ भाई हमारी हमको हेल्प चाहिए ऑक्सीजन की या मेडिसिन की, रेमडेसिविर वगैरह की, या किसी की कोई भी कॉल आई कहीं से भी, मैं और ये आज़म है भाई हमारे, तो मैं और ये सुबह निकल कर 11 बजे, रात को 12-1 बजे अपने घर पहुँचते, सिर्फ इसी चक्कर में कहीं से ऑक्सीजन मुहैया हो जाए। यहाँ पर आपका मंडी पे 2 सिलेंडर हम वहाँ से लाए सेलाकुई से जाकर, फिर वो मुहैया कराए, वो किसी को देने थे उन्हें दिए। मतलब कई जगह तो ऐसा हुआ कि मारामारी इतनी थी सिलेंडरों की, जैसे कहीं राशन की आग मचती है ना, कि राशन खत्म हो गया और भूखे लोग उस पर चिपट रहे हैं, वो हिसाब था। और लक्की बाग हो गया, आपका ये मंडी पर हो गया, मतलब जहाँ भी है सिलेंडर की लाइनें लगी हुई हैं, लोग सुबह से पड़े हुए हैं 5-5 बजे से अपने काम छोड़ के, या अपने घर में कोई मरीज़ है उसे कौन देखेगा बताइए आप? किसी का ऑक्सीजन का इंतज़ाम नहीं हुआ। क्या एक किस्सा ऐसा है कि किसी की जान चली गई है? बहुत सारे हैं। देखो जी, एक तो नहीं है, एक को नहीं कह सकते, काफ़ी लोग हैं। ऐसा तो नहीं है कि इतनी भी ऑक्सीजन नहीं थी कि हर किसी को पड़ते एक सिलेंडर, है ना जी। ऑक्सीजन की कमी थी और सिलेंडरों की भी कमी थी हमारे यहाँ। देखो उस वक्त के दौर को हम गुजर रहे हैं, अभी भी कोरोना चल रहा है, कोरोना वायरस के बहुत सारे पॉजिटिव केस अभी भी आ रहे हैं। जान कितने लोगों की जा रही है वो भी आपको मैं अपडेट कर दूंगा, लेकिन अभी तकलीफ़ों से जो गुजरे हैं मैंने वही रिपीट किया है। बहुत लोग पूछ रहे थे कि कोई बताता तो नहीं है, कहता तो है नहीं है। आज मदन कौशिक जी खुद मेरे सामने कह रहे थे कि नहीं, कोई भी मृत्यु ऑक्सीजन की वजह से नहीं हुई है। तो मंत्री जी आप इनको सुनिए, जो ये कह रहे हैं क्या ये झूठ है या ये सच है, तो ये आपको देखना है। भले ही आप मंत्री रह चुके हैं, अब आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप इन चीज़ों पर गौर करें। आप बिना बात का ये ना करें, आपको जांच करानी होगी पूरे प्रदेश की कि बिना ऑक्सीजन की कितने लोगों की जान गई है। अगर आप इस जांच को रिजल्ट दे दें तो शायद इस देश में, इस राज्य में कुछ सुधार हो पाए। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।